कल आएगा आपनो बजट। बचत, राहत और बढ़त का है संकल्प। नौकरियों की आएगी बहार। महंगाई पर होगा वार। बजट से पहले सियासत आए। ऐतिहासिक बजट कल सुबह राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा, जिसमें हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी का दावा, जनता को गुमराह करने की तैयारी। सरकार 18 में कुछ करती समझ में आता, आज वो फ्री सिलेंडर बांटेंगे या बंदर बांट करेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे, उससे प्रदेश का भला होगा नहीं। पहली बार बजट की थीम को लीक करने का अपराध भी सरकार ने किया है, इनसे कुछ होने वाला नहीं। 4 साल के दावे सारे खोखले। बजट से उम्मीदें भारी, सियासत जारी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी यानी कि शुक्रवार को हर राजस्थानी की उम्मीदों का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। इसे 4 आईएएस और 1 आरएएस अधिकारी ने मिलकर के करीब 105 दिनों तक की कड़ी मेहनत की। 12-12 घंटे तक की मेहनत से मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस बजट को तैयार किया गया है। उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा है। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के हर चौक चौराहे तक बजट की ब्रांडिंग की गई है। बीजेपी इस पर भी हमलावर है। साथ ही बजट में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे संभव होगा, यह सरकार के सामने चुनौती है। पिछली बार यह 4.3% था। यह साल चुनावी है और इसीलिए लोगों को उम्मीदें भी भारी है। महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था पर भी काफी सवाल उठे हैं। सरकार ने बजट के जरिए जनता को बचत, राहत और बढ़त दिलाने का संकल्प लिया है, लेकिन बीजेपी इन सब दावों को खोखला बता रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या चुनावी साल का बजट जनता को राहत देने वाला बजट होगा या सिर्फ लॉलीपॉप? या ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर लोक लुभाव ने बजट की बात कर रही है। चुनावी साल में जनता को कह रही है कि गुमराह करने वाला बजट होगा, लेकिन देखना होगा कि सच्चाई में क्या होगा। सवाल नंबर 2, महंगाई और बेरोजगारी पर आखिरकार क्या सरकार इस बजट के जरिए लगाम लगा पाएगी? सवाल महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सवाल नंबर 3, सरकार के दावे खोखले होने के आरोप बीजेपी लगा रही है, वो कितने आखिरकार सही है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है। मैं आपका तारुफ उनसे करवा दूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ मुकेश पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है तीनों का। सबसे पहले स्वर्णिम जी, आप इसे शुरुआत करेंगे। क्यों इस बजट को यह कहा गया कि बचत, राहत और बढ़त का संकल्प है, जबकि पिछला जो बजट था उसमें करीब 23,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था? कैसे ये सामंजस्य आप बिठा पाएंगे और क्या जनता की तमाम उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा? जी देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो देश में महंगाई बढ़ाई गई है, लोगों के जो है सेविंग्स को जेब से निकाल दिया गया है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों पे लूटा जा रहा है। उससे हमारी योजनाओं ने, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो जिसमें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, चाहे बिजली के बिलों में सब्सिडी दे रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उड़ान योजना के तहत चाहे हम महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं, ये हमने महंगाई से जो जख्म बीजेपी ने दिए उस पर हमने मलहम लगा करके राहत देने का काम किया और ये आगे भी जारी रहेगा। इसी प्रकार जिस ओपीएस की योजना है वो हमने लागू की थी, किसानों के लिए बजट दुगना किया। तो ये सब चीजें वो हैं जो बचत की ओर ले जाती हैं। और एक घोषणा तो पहले से ही हो रखी है, जो 1200 रुपए का सिलेंडर केंद्र सरकार गरीबों को मुहैया करा रही है और उस पर ताली बजवा रही थी उज्ज्वला योजना के तहत। 1 अप्रैल के बाद से वो सिलेंडर अब 500 रुपए का मिलेगा और ये बचत होगी। इस तरह की योजनाएं और भी आएंगी। और जो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया उससे जो राजस्थान की आज ग्रोथ है 11.4%। सारे आप देखेंगे जितने भी राज्य हैं उनमें सेकंड नंबर पर हैं और बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, केंद्र सरकार के एवरेज से ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोगों के लिए रोजगार सृजित हो रहे हैं, ये बढ़त है, ये विस्तार होगा हमारे पिछले बजट का इस बजट में। लेकिन पिछले बजट में तो जो राजस्व घाटा है वो कुल जीडीपी का 4% के आसपास रहा था। देखिए, अगर आप केंद्र सरकार का घाटा देखेंगे तो बहुत ज्यादा था। हमने तो फिर भी कम करने का प्रयास किया और कम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन परिस्थितियों में हमने काम किया, कोविड जैसी परिस्थितियों में हमने जो राहत दी, जिसको फॉलो किया पूरे देश ने, और
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली थी, कोई सहायता नहीं मिली थी, तो हमने ये किया। और दूसरी चीज है हमारा संकल्प, ERCP जैसी योजना जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने भले ही अपना वादा भुला दिया हो, मोदी जी ने वादा भुला दिया हो, लेकिन अगर 2 लाख हेक्टेयर की भूमि अगर सिंचित भूमि और सिंचती है और वहां पे कृषि योग्य हो जाएगी तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट समिट, इन्वेस्टमेंट के जो हमारे MOUs हुए उसके तहत 10 लाख रोजगार बढ़ेंगे प्रदेश में। ये बढ़त है, ये बढ़त कायम रहेगी और बढ़ेगी आगे। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस स्लोगन से बौखलाए हुए हैं वो आगे आप देखिएगा जब बजट आता है तब क्या इनकी हालत होती है। ठीक है स्वर्णिम जी, बचत रात और बढ़त कैसे है आखिरकार ये आपने बताया। मुकेश पारिक साहब, क्यों आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर या फिर लोक लुभावने, चुनावी साल होने के चलते लोक लुभावने और लोगों को गुमराह करने वाला बजट होगा? अभी तो बजट आया भी नहीं है जी। देखिए हेमंत जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि पहली बार ये देखने में आ रहा है कि कोई सरकार अपने आगामी बजट का जिस प्रकार से प्रचार कर रही है और उस बजट में क्या आने वाला है उसको लीक कर रही है। मैं ये मानता हूं कि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में, और आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई सरकार अपना बजट घोषित करने से पहले ही और उसकी घोषणाएं करना प्रारंभ कर दे। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी जितनी भर्त्सना और निंदा की जाए कम है। अब इनकी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि ये बजट लोक लुभावन आएगा या क्या आएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर हम इनका आकलन करें, कांग्रेस की जो सरकार है स्वप्न दिखाने में बहुत आगे रहती है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो पिछला बजट दिया, आप देखिए ये बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति हुई है, जो दुर्गति हुई है, आज पूरा युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, बेरोजगार हमारा सड़कों पर उतरा हुआ है। जिस प्रकार से पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं, इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बात करते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए वो करेंगे। आज आप देखिए, अगर किसानों के लिए ये बिजली का भी अगर प्रबंध दिन में देने का कर देते तो रात को हमारा सर्दी में किसान ठिठुरता नहीं। ये किसान नहीं भूला है और ये आज किसान के सामने है। अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई, इस पर आज तक इस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये बात करते हैं स्कूलों की कि हमने स्कूलों में ये कर दिया, हमने इंग्लिश स्कूल खोल दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने गोविंद सिंह डोटासरा के काल में जब इन्होंने मुफ्त ये यूनिफॉर्म देने की जो घोषणा की, वो आज तक पूर्ण नहीं हुई। इन्होंने कहा हम 60 रुपए सिलाई देंगे, मात्र 60 रुपए में कोई यूनिफॉर्म सिल नहीं सकती। खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना, लेकिन वो 60 रुपए भी आज तक उनके पेरेंट्स के पास नहीं पहुंचे हैं। ये बात करते हैं चिकित्सा की, ये चिकित्सालय के बारे में बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं की। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 69% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनका राजस्थान में अभाव है। इनको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। ये कहते हैं हमको केंद्र से कुछ नहीं मिला। अगर आप केंद्र से कुछ नहीं मिलता तो कोविड में आपको इतनी सहायता केंद्र के द्वारा ही दी गई। पूरे प्रदेश की जनता को जो मुफ्त टीके लगाए गए वो केंद्र के द्वारा ही लगे गए। जो मेडिकल कॉलेज और जो नर्सिंग कॉलेज खोले गए उसमें 60% योगदान केंद्र सरकार का ही था। तो जिस प्रकार से इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब जो आने वाला बजट है, हाँ ये तय है, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लीक कर रहे हैं बजट को, ये लगता है कि ये लोक लुभावन बजट देंगे, लेकिन ये इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम बजट में कुछ भी घोषणाएं कर दें, हमको पूरी तो करनी नहीं है, पूरी आने वाली सरकार करेगी। तो ये इस प्रकार से जो कांग्रेस कर रही है, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है और न ही इस प्रदेश की जनता को कोई भरोसा है कि कांग्रेस अपनी बात पर कायम रहेगी। और लेकिन अब तो इनको अवसर भी नहीं मिलेगा कि ये कुछ कर सके। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सोनम जी, आपसे टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले एक टिप्पणी हो जाए एसपी मित्तल साहब की, कमेंट हो जाए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब, 2023 तो चुनावी साल है, क्या ये बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? और दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप कैसे देख पा रहे हैं आने वाले बजट को? देखिए हेमंत, जो आपने सवाल पूछा, एक्चुअली मैं यही आपको जवाब दे रहा था और आपने बहुत पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए बिल्कुल पिन पॉइंट सवाल पूछा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के अंदर 9 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से ये चुनावी बजट हम इसको मानेंगे। लेकिन इसमें जो एक बात आप देखिए कि जो गत वर्ष का सितंबर के महीने का आप आंकलन कीजिए, उस टाइम राजस्थान के राजनीतिक दृष्टि से क्या हालात थे। आपने देखा कि किस तरीके से विधायकों की बगावत हो गई, किस तरीके से क्या नाम से विधायक दल की बैठक होने वाली थी, नहीं हुई। तब यदि हम सितंबर के सारे राजनीतिक हालातों को देखें, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि अशोक गहलोत साहब क्या नाम फरवरी के अंदर 2023-24 का बजट पेश करेंगे।
लेकिन आज अशोक गहलोत साहब के लिए मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजनीतिक इतने उतार चढ़ाव के बाद भी वो क्या नाम से बजट पेश कर रहे हैं, और अब जब बजट ही पेश कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि क्या नाम से उनका कार्यकाल जो है वो पूरा 5 साल तक होगा। मैं सोचता हूं कि ये अशोक गहलोत साहब के लिए व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या नाम से बजट में क्या दिया जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं हेमंत जी इसके अंदर जो शायद मुख्यमंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आपने ओल्ड पेंशन स्कीम सारे राज्य कर्मचारियों को दी है, तो जो विद्युत कर्मचारी हैं, जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, जो आरटीडीसी के कर्मचारी हैं, जो सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। हम देखते हैं कि जो विद्युत कर्मचारी है उसका जो कार्य है वो ज्यादा जोखिम भरा पूर्ण है, जो सरकारी दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि चुनावी बजट है तो ये करेंगे। इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो आरजीजी है, जो सरकारी कर्मचारियों का, और जो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो आम व्यक्ति के लिए वाकई मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूं कि क्या नाम से उसके अंदर उनका गरीबों का इलाज हो रहा है। तो मुझे लगता है जो सरकार ने दरें अभी निर्धारित कर रखी है, उसमें जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं जिनका असहयोग हम देखते हैं कई बार सामने आता है, तो उनकी जो दरें हैं, मुझे लगता है जो निर्धारित दरें हैं उनमें भी वृद्धि करने की घोषणा की जाएगी। और एक जो मुझे और लगता है कि जो 1,35,00,000 महिलाओं को जो मोबाइल फोन दिया जाना है, शायद उसकी घोषणा भी क्या नाम से मुख्यमंत्री अपने इस बजट में करेंगे। ऐसी सारी घोषणाएं मुझे लगता है जिससे लगेगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये बजट जो है वो बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी घोषणाएं भी हो सकती है जो जनता की कल्पनाओं से परे हो, जिनको सोचा भी नहीं हो। इस तरह की घोषणाएं भी, इस तरह की योजनाएं भी आ सकती है, तो उसका इंतजार है। लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लुआब मित्तल साहब ये है कि चाहे घोषणाएं कितनी ही कर दें, उसका भार तो जनता पर ही आना है। आपने रोडवेज की बात की, रोडवेज में महिलाओं के लिए 30% से बढ़ाकर 50% तक छूट करने का प्रावधान हो सकता है, लेकिन रोडवेज घाटे से बाहर कैसे आएगी ये भी हमें सोचना पड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट की थीम को लीक किया गया है, बजट में क्या घोषणाएं करेंगे उसको पहले लीक किया गया है। हालांकि ये भी पहली बार ही राजस्थान में हो रहा है कि मार्च से पहले बजट फरवरी में आ रहा है। जी देखिए, बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं। ओपीएस पहली बार लागू हुई, राजस्थान में हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हुई, राजस्थान में हुई। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुफ्त शिक्षा जो गरीबों को दी जा रही है वो भी पहली बार हुई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात का अब जो है कोई अहमियत जनता में तो रही नहीं है। आप बताइए, अभी तो ये आपको भी कह सकते हैं कि भाई आप कैसे ये बार बार घोषणा कर रहे हैं कि 10 तारीख को बजट आ रहा है, 10 तारीख को बजट आ रहा है। इनको तो ये चाहते हैं कि जनता को कोई राहत न मिले। जब बात करते हैं तो ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं जो सरकार कह रही है कि हम 10 तारीख को बजट लाएंगे, वही हम आपको कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ। हम कौन सी अपने से घोषणा कर रहे हैं स्वर्णिम जी? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार बताएगी तो सरकार को बताने का माध्यम है, वो बता सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी आपत्ति है कि हम ये कह रहे हैं और बता रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि 10 तारीख को बजट आएगा, जो आपकी पहली बात। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बात करते हैं अपने बजट की, लोक लुभावन जो इन्होंने नारे दिए थे, 2 करोड़ रोजगार, युवा याद कर रहे हैं आज भी? दे दिए हूं तो बता दीजिए। आज भी किसान इंतजार कर रहे हैं कब उनकी आय दुगनी होगी, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने जो योजनाएं बनाई, देखिए कल भी हमने देखा कि कुछ नौजवान लगातार पंचायती राज मंत्री के आवास के बाहर बैठे हुए थे कि पीछे की घोषणाएं, पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। ऐसा है कई जगह पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इस बजट को देखते हैं स्वर्णिम जी, तो चुनौतियां क्या होगी सरकार के सामने? क्योंकि देखिए राजस्थान के पास पैसे तो सीमित संसाधन है और राजस्व घाटा आपको भी पता है कि किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट चेंज होती है तब आप यही आरोप लगाते हैं कि पूरा का पूरा राजकोष खाली करके गए हैं, या फिर आपकी सरकार के बाद बीजेपी आती है तब भी वही बात कहती है। तो ये एक बड़ी बात है कि हम कैसे मैनेज करें। चुनौतियां देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 4 साल तक एक शानदार शासन यहाँ पे दिया। अगर ये अभी मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष से भी 10 सवाल पूछे थे, तो जवाब आज तक बीजेपी नहीं दे पाई। हमने बताया था हमने क्या विकास इनके टाइम में हुआ और क्या हमारे टाइम हुआ, कुछ मैं अभी गिनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप याद करिए, हमारी जब सरकार बनी थी और अनुदान मांगों पर बात होनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या बयान थे कि अब तो ये कर्ज भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सारा कर्ज तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में ही ले गई थी, बलद सीमा से अधिक। अब देखिए, एक चीज तय है, हमने उसके बावजूद, इन परिस्थितियों के बावजूद जो करके दिखाया। मैंने जिन योजनाओं का, फ्लैगशिप योजनाओं का बताया वो तो एक अलग है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला, 266 हमने खोले। हमने 1000 करोड़ का कर्जा पिछली बार लिया, इसी से राजस्व घाटा बढ़कर के 4.3 तक चला गया।
इसे भी तो देखिए, आपको 3% तक लाना एक छूट चुनौती है। अगर देखिए कोई भी सरकार एक नियम और कायदे से अधिक जब उनकी सॉल्वेंसी रेट से अधिक ले नहीं सकती है। अगर हम नियमानुसार ले सकते थे तभी मिला, इससे अधिक नहीं है। लेकिन जनता के लिए जो हमने राहत प्रदान की, हमने जो नए जिला स्वास्थ्य केंद्र खोले, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र खोले, बीजेपी ने एक नहीं खोला, हमने 41 खोले। आप बताइए, ये सब चीजें हमने करके दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी को तो परेशानी यह है कि जनता को कैसे राहत मिल रही है। भाई सस्ता सिलेंडर क्यों दे रहे हैं, ये क्यों महिलाओं को उड़ान योजना के तहत मुफ्त दे रहे हैं। वो कहा ना भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने मुफ्त की रेवड़ियां, हमें मालूम है कि बिजली के बिलों की सब्सिडी ये बंद करेंगे कि अगर आप कितना ही मुफ्त में दे दीजिए, इसका अल्टीमेटली जो भार पड़ना है वो तो राजस्थान की जनता पर ही पड़ना है। चाहे आप कर्ज लेकर के दे दीजिए, चुकाना तो इसी प्रदेश की जनता से। हेमंत जी, कर्ज लेकर के नहीं होता, बस ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। मित व्ययता करते हुए सही जगह पर पैसा खर्च करना। क्या केंद्र सरकार को किसने रोका है? आप भी करिए ना। आपने गैस सिलेंडर और रसोई गैस के दाम आपने बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दामों में आप लूट रहे हैं। मत लूटिए, हम तो नहीं लूटते थे। हमारे जितने उस वक्त 3.5 रुपए अगर उस वक्त टैक्स था डीजल पे, तो कर लीजिए। सबसे ज्यादा देश में पेट्रोल महंगा कैसे हो गया? सर मध्य प्रदेश में है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा देश में महंगा पेट्रोल। दूसरी चीज, और जयपुर के मुकाबले सर्वाधिक महंगा है। लेकिन जनता पर तो भार है ना। मैं यही कह रहा था कि जनता पर भार कम कैसे हो, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जनता पे भार कम करने के लिए ही जो योजनाएं हैं, जैसे वृद्ध पारिक साहब, इन्होंने 5,000 करोड़ दी, हमने 20,000 करोड़ कहा कि इस बार का जो बजट है वो बचत, राहत और बढ़त का संकल्प है। और स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी चुनौती हमारी सरकार के सामने है कि कैसे जनता के पैसे का यूटिलाइज किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और इसी बेहतर मैनेजमेंट के चलते हमने बेहतर योजनाएं दी हैं, आगे भी देंगे। जी बोलिए। मैंने स्वर्णिम जी को बड़े गौर से सुना है। मैं एक बार स्वर्णिम जी का पॉइंट टू पॉइंट एक बार रिप्लाई देना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि हमने चिकित्सा में ये किए। मैंने अभी आपको पहले भी कहा, चिकित्सा में 69% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप। और मैं पूरा एक बार आपकी बातों का पूरा जवाब दे दूं। मैंने जो सुना इसके बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जब SMS हॉस्पिटल गए, वहां रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है यहाँ की गंदगी और अव्यवस्था देख के। आपने हॉस्पिटलों को क्रमोन्नत किया, हॉस्पिटल बढ़ाए, लेकिन आपके वहां पर मूलभूत सुविधाएं तक आप नहीं जुटा पाए। मरीजों को कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो साधन नहीं है, और कहीं पर संसाधन है तो भवन सही नहीं है। आपने कोटा का भवन, जो कोटा इतना बड़ा जिला है, उसके आपने हॉस्पिटल का क्या हाल देखा। तो ये तो इनकी चिकित्सा की, इनकी जो ये कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। अब आप आ जाइए शिक्षा में। ये शिक्षा में कह रहे हैं हमने महात्मा गांधी, इनका क्या हुआ शिक्षकों की भर्ती का? आज तक इनके कितने इन्होंने शिक्षक भर्ती कर लिए? और महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो इन्होंने इंग्लिश के जो स्कूल्स खोले, उनमें आज क्या स्थिति है? जब बार बार ये घोषणा करते हैं कि हम इंग्लिश बढ़ाने के लिए इन लोगों को ले रहे हैं, इनको वो लोग नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो ये ले नहीं रहे। इन्होंने यूनिफॉर्म का वादा किया, मैं पुनः रिपीट करूंगा, इन्होंने उपलब्धि बताई इसलिए कि 60 रुपए में जो यूनिफॉर्म सिलने की बात करते हैं, वो 60 रुपए इन्होंने आज तक नहीं दिए। तो इनका कोई भी चीज में, आप कृषि की बात करते हैं, आपने किसानों को कहा हम संपूर्ण ऋण माफ करेंगे, अब उसको आप केंद्र सरकार पर कहते हैं कि साहब इसमें केंद्र सरकार हमारी मदद करे। आप आज तक आपने संपूर्ण कर्ज माफी नहीं किया। आप युवाओं को रोजगार देने की बार बार आप केंद्र की बात करते हैं, आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही, आप युवाओं पर रोज लाठीचार्ज हो रहे हैं, युवा रोज आंदोलन कर रहे हैं, युवा रोज हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कौन सी आप बात करते हैं? आपके कोई भी अगर आपने भर्तियां निकाली तो आज तक वो भर्तियां नहीं हुई, किसी की परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो वो कोर्ट में चले गए। आपने कितने अपॉइंटमेंट दिए आप वो देखिए। खाली घोषणा मात्र करने से नहीं हो जाता, धरातल पर क्या उतरा वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। और ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, 4 साल में शानदार शासन दिया, आप भूलिए मत स्वर्णिम जी, 4 साल में आपके अंतरकलह इतने ज्यादा थे कि देश का, प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कभी जब कोविड की महामारी से आमजन जूझ रहा था तो आपके विधायक और आपकी सरकार होटल में बंद थी। इस बात को प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या स्वांग नहीं रचे, किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को खुलेआम लूटने को छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें छुपी हुई नहीं है। 4 साल का आपका शासन नहीं, मैं कहूंगा कुशासन था। अभी मित्तल साहब ने एक बात कही, मित्तल साहब ने कहा साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो लास्ट बजट पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं मित्तल साहब की इस बात को एग्री करता हूं कि ये गहलोत साहब की अगर कोई एक उपलब्धि है तो वो ये उपलब्धि है कि वो जो अंतिम बजट है वो स्वयं पेश कर रहे हैं। ठीक है स्वर्णिम जी, जल्दी से जवाब दीजिए इनके।
देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है, सबको पता है। जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ना बात ना 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 बिल्कुल महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी जी। अलावा 1 लाख लोगों की 1.5 लाख लोगों के भर्ती परीक्षा हो चुकी है, 1 लाख अपॉइंटमेंट होने और उसके अलावा जिनके अपॉइंटमेंट होने और उसके अलावा 1.25 लाख की पाइपलाइन में। ये किस जगह की बात करते हैं, किस जमाने की बात करते हैं, क्या सोए पड़े हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जब आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो बेड का विस्तार हो, नए हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे नई सड़क किया, अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करें तो 2 या 3 गुना काम आता है आके हर चीज में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। और इसी कारण जनता जो है आज राजी, हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कोई बिजली के बिलों में मिल रही सब्सिडी खटक रही है, इनको किसानों का जो बजट दुगना हो गया खटक रहा है, इनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज अगर 30 लाख लोग आज प्राप्त कर चुके हैं, वो खटक रहा है, रेवड़ी बताते हैं और उसको शायद ये बंद भी करेंगे। और जनता ने इनको आईना दिखाया। और हमारा तो मैनेजमेंट आपके प्रधानमंत्री जी ने सराहा था कोविड का। मैं आखिरी कमेंट चाहता हूं आपका, मित्तल साहब आखिरी कमेंट चाहता हूं कि देखिए आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात सुन ली। सवाल यह है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी 3 चुनौती आखिरकार क्या होगी इस बजट को लेकर के, क्योंकि जनता को खुश करने की प्राथमिकता तो है, लेकिन जनता पर ही अल्टीमेटली जो भार आता है उसे कम कैसे किया जाएगा? नहीं देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि जो जनता पे जो भार आता है वो टैक्स पेयर पे आता है, जो लोग टैक्स चुकाते हैं। मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम से इसमें ऐसी कोई बात आएगी जिसमें बचत की बात हो। हालांकि मुख्यमंत्री जी की ओर से आज ये कहा गया है कि ये बचत है, बढ़त है, राहत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बजट के अंदर बचत की कोई बात आएगी। और ये तो ऐसी घोषणाएं होंगी जिनसे कि क्या नाम से सरकार का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी से एक बात कहना चाहता हूं कि हेमंत आपने भी देखा होगा, हम पिछले लगातार वर्षों से हम ये डिबेट कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से कांग्रेस की ओर से बराबर किया जा रहा है कि 1.25 लाख नौकरियां पाइपलाइन में है। तो आखिर आप उन 1.25 लाख नौकरियों को देते क्यों नहीं है? आप लगातार कहते तो हैं कि वो प्रक्रियाधीन है, उन सारी प्रक्रिया को हटाइए। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोकथाम लगे और सबसे पहले लोगों को रोजगार देने की बात आनी चाहिए। और जहां तक आरपीएससी का सवाल है, आरपीएससी के ढर्रे को भी सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। आज भी आरपीएससी में 3 पद, महत्वपूर्ण 3 पद सदस्यों के अभी भी खाली पड़े हुए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही है मित्तल साहब की घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है युवाओं को आप रोजगार दे दीजिए। स्वर्णिम जी, युवाओं को कैसे आखिरकार टैकल करेंगे? देखिए युवा तो लगातार भर्ती को लेकर के आंदोलनरत है और लगातार ये मांग करते रहे, कोई एक सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हो पा रहा, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। नहीं हेमंत जी, सिस्टम डेवलप हो गया है, अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, हो गया। आप देखिए जितनी भर्ती परीक्षाएं 90% भर्ती परीक्षाएं जो है अब वो पाइपलाइन में चली जाती है, कहीं ना कहीं नहीं, पाइपलाइन का मतलब यह अवरुद्ध नहीं है, बिल्कुल हो रही है। और एक समान तरह के जो पद हैं उनकी परीक्षाएं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे हमने सुधार किए हैं जिनमें अनिवार्यता थी, जिनमें इंटरव्यू की, वो भी हटा दी है। ये सब चीजें हमने करने का मादा था, हमने किया। भारतीय जनता पार्टी तो 1.5 लाख नौकरियां दी थी। छोटा सा कमेंट दे दीजिए, नए जिले भी बनेंगे, उनको लेकर के बड़ी चर्चा है। पूरा हमें पूरी आशा है। तो अभी तक तो आपने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई, तो आशा कैसे होगी? चलिए देखते हैं, उम्मीद सर आप कल बजट देखिए जी। चलिए बजट देखते हैं और क्या सरकार सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाती है? बड़ा मुश्किल है, टास्क है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के बजट का इंतजार है प्रदेश की जनता को कि हर राजस्थानी का बजट कैसा होगा। नमस्कार।